नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पांडे। द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद का भाग 3, अर्थात इसको हम अंतिम भाग भी मान सकते हैं अनुच्छेद के संदर्भ में। वे कौन कौन से प्रमुख अनुच्छेद हैं जिन पर हमको आज चर्चा करना है। इससे पहले हम लोगों ने प्रमुख अनुच्छेदों के 2 वीडियो को देख लिया है, प्रथम और द्वितीय वीडियो को। आज हम तीसरे भाग को देखेंगे अनुच्छेद के संदर्भ में। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे कुछ नए वीडियोज के साथ, जैसे कि संशोधन हो गया। संशोधन के बाद फिर अन्य प्रावधानों पर हम चलेंगे जो कि संविधान से संदर्भित है। संविधान जैसे ही दोस्तों हो जाएगा वैसे हम ज्योग्राफी, मैंने आपसे चर्चा भी किया था, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स एंड साइंस और करंट अफेयर के भी कुछ टॉपिक मिलेंगे। जैसा हमारा टारगेट है 300 वीडियो आपको देने का, मैं प्रयास करूँगा कि आप कि जल्द से जल्द आपको वो सारे वीडियोस आपको मिल जाए। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं प्रमुख अनुच्छेदों को लेकर। भाग 3 हम देखेंगे आज। इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 भाग 2 देख लिया है। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। हम उन्हीं अनुच्छेदों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत में लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात जिसे करते हैं हम। पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत 2 प्रकार की सेवाएं हमको देखने को मिलती हैं, एक संघ के रूप में सेवा, एक राज्य के रूप में सेवा। हम कह सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं और इनसे संबंधित वे कौन कौन से प्रावधान हैं जो हमें देखने को मिलते हैं और हमारे परीक्षा के लिए महत्व बिंदु हैं। आइए हम उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि संघ तथा या राज्य लोक सेवा आयोग के रूप में उन अनुच्छेदों को बांटा गया है जहां से प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा जो अनुच्छेद 312 है वह अखिल भारतीय सेवा की बात करता है। ठीक दोस्तों, किसकी बात करता है? अखिल भारतीय सेवा। ठीक, तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवा में आप 3 प्रकार की सेवाओं को देखते हैं। ठीक है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये 3 प्रकार की सेवाएं हैं जो हमको प्रदान की गई हैं अखिल भारतीय सेवा के रूप में। ठीक दोस्तों, फिर हम अनुच्छेद 315 की बात करते हैं। जो अनुच्छेद 315 है दोस्तों, वह संघ तथा राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। जैसे आपको पता होगा कि राज्य का अपना एक लोक सेवा आयोग होता है। जब कभी परीक्षा भर्ती को लेकर, किसी एग्जाम को लेकर आप फार्म भरते तो आपको सुनने को आता होगा कि यह एमपीपीएससी है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, है ना, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग आप सुना करते हैं। ये जो लोक सेवा आयोग हमको देखने को मिल रहा है, तो संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था है। संघ स्तर पे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य स्तर पे राज्य लोक सेवा आयोग। तो ये जो लोक सेवा आयोग है, तो कहा गया है कि अनुच्छेद 315 संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 316 की। अनुच्छेद 316 जो दोस्तों है वह लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल से संबंधित है। जैसे जब संघ लोक सेवा आयोग के जो होंगे सदस्य, ठीक है, उनका जो कार्यकाल होगा लगभग 65 वर्ष होता है लगभग। ठीक, और जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों, मतलब जो उम्र सीमा है वो कितनी है? 62 वर्ष। उनका 65, इनका 62। जब हम पढ़ेंगे अच्छे से इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, क्यों 62 वर्ष है, क्यों 65 वर्ष है, क्यों इंक्रीज किया गया, क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा है, या हुआ भी है तो क्या उसके पीछे कारण है, इन सभी प्रावधानों हम चर्चा करेंगे। अभी हमको इतना जानना है कि 316 जो है वह संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति अथवा कार्यकाल से संदर्भित प्रावधान करता है। जो अनुच्छेद 317 दोस्तों, वह बर्खास्तगी एवं निलंबन। जैसे क्या होता है कि जैसे कुछ अधिकारी होते हैं, कुछ सदस्य होते हैं जिनके बर्खास्त करने या निलंबन करने संबंधी क्या है प्रावधान किए गए हैं। तो बर्खास्तगी और निलंबन संबंधी जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 317 में दिया गया है। फिर दोस्तों अनुच्छेद 320 जो है वह इनके कार्य और शक्ति बताता है कि इनके कार्य एवं शक्तियां क्या हैं। ठीक है ना दोस्तों, कार्य एवं शक्ति कि जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं या जो भी उपाध्यक्ष हैं या जो भी मेंबर हैं लोक सेवा आयोग से संबंधित, उनके कार्य एवं शक्तियां क्या हैं, वे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, उनको क्या क्या शक्ति प्रदान की गई है भारत के संविधान द्वारा, हम उस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। अभी हमको क्लियर जानना है कि लोक सेवा आयोग संदर्भित जो अनुच्छेद 320 है
तो अनुच्छेद 320 में अनुच्छेद 320 किसकी बात करता है? तो जो अनुच्छेद 320 है वह लोक सेवा आयोग के सदस्यों के या अध्यक्षों के कार्य एवं शक्ति की बात करता है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 321 की, तो जो अनुच्छेद 321 है वह कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, मतलब कि लोक सेवा आयोग के जो कार्य होते हैं उनको विस्तार, मतलब उनका कितना विस्तार हो सकता है, कितना उनका प्रसार हो सकता है, उनकी प्रसार करने की शक्ति कहाँ मिली दोस्तों? अनुच्छेद 321 में। तो अनुच्छेद 321 से कहता है कि लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं वो अपने कार्य के का विस्तार कर सकते हैं, तो अपने कार्यों के विस्तार हेतु उनको शक्ति प्रदान की गई है। ठीक दोस्तों, फिर अनुच्छेद 322 जो है वह लोक सेवा आयोग के खर्च को परिभाषित करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 322 है वह लोक सेवा आयोग के खर्चों को परिभाषित करता है। तो खर्च से संबंधित जो प्रावधान है लोक सेवा आयोग के, वो अनुच्छेद 322 में दिया गया है दोस्तों। और जो अनुच्छेद 323 है वह प्रतिवेदन है, अर्थात जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है 1 साल का, या उसके पूर्व भी अपना प्रतिवेदन वो प्रस्तुत कर सकता है किस समय? राष्ट्रपति के समक्ष। तो जो लोक सेवा आयोग है वह प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, और राष्ट्रपति उसे क्या करता है? संसद के पटल पे रखता है। तो हम सिंपल में जान सकते हैं कि जो प्रतिवेदन संबंधी प्रावधान है, जो प्रतिवर्ष 1 वर्ष के पहले भी राष्ट्रपति उनसे प्रतिवेदन मांग सकता है, ये 1 वर्ष के पहले भी अपना प्रतिवेदन वहाँ राष्ट्रपति के पास ही दे सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमें जानेंगे कि अनुच्छेद 323 जो है 323 अनुच्छेद 323 यह लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन संबंधी प्रावधान करता है, जो कि प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के सामने अपना प्रस्तुति करते हैं। ऐसे दोस्तों रिकॉल करते हैं 312 अखिल भारतीय सेवाएं, 3 प्रकार की सेवाएं हमको दी गई अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। फिर 315 जो दोस्तों है वो संघ तथा राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। जो 316 है नियुक्ति तथा कार्यकाल संबंधित है, ठीक है। जो 317 है वो बर्खास्तगी और निलंबन से संबंधित है। 320 इनकी कार्य और शक्ति से संबंधित है। 321 कार्यों को विस्तार करने का, मतलब अपने कार्यों का विस्तार कर सके ऐसी प्रावधान करता है। 322 उनके खर्च संदर्भित है लोक सेवा आयोग के, और जो 323 है वह उनके प्रतिवर्ष जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति समक्ष उनकी बात करता है। तो ये कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं भी, और जिनकी चर्चा हमने की है ये संघ या राज्य लोक सेवा आयोग से संदर्भित है। आप राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे तो भी आपको इन्हीं अनुच्छेदों को पढ़ना होगा दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे तो भी आपको इन्हीं अनुच्छेदों को पढ़ना होगा। इनकी शक्तियां, इनके कार्य सेम है, आप इनको देख सकते हैं। अब बाकी इसके बारे में हम जब चर्चा करेंगे विषयगत तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोक सेवा में कौन कौन अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसी होती है, या कैसी संस्था है, स्थायी है, निष्पक्ष है, क्या है, इन सब की हम चर्चाएं आपसे करेंगे। फिर दोस्तों हमारे भारत के संविधान में कुछ नेशनल कमीशन है, राष्ट्रीय आयोग हैं। वे कौन कौन से राष्ट्रीय आयोग? तो बहुत सारे राष्ट्रीय आयोग हैं, लेकिन कुछ राष्ट्रीय आयोग ऐसे हैं जिनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, अर्थात उनको संविधान के अंदर निहित किया गया, समाहित किया गया है। तो संविधान से संदर्भित कुछ राष्ट्रीय आयोग हैं जिनको संविधान में जगह दिया गया है। आइए हम उन्हीं आयोगों की चर्चा करते हैं आपसे। दोस्तों जो राष्ट्रीय आयोग है, राष्ट्रीय आयोग में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 338 आपको अच्छे से याद होगा। अनुच्छेद 338 आपने पढ़ा भी होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अनुसूचित जातियों के लिए जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए प्रावधान करता है, मतलब इनकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है कि अनुसूचित जाति से संबंधित जो भी प्रावधान होगा इसे हम संवैधानिक तरीके से देखेंगे। संविधान द्वारा चूंकि संविधान में उनको स्थान दिया गया है अनुच्छेद 338 के तहत, तो अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, मतलब जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए, मतलब इनके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान द्वारा। ठीक दोस्तों, तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 338 जो है वह अनुसूचित जातियों के लिए क्या है? एक आयोग है, राष्ट्रीय आयोग है। तो अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों के लिए क्या है दोस्तों? एक राष्ट्रीय आयोग है, ऐसा हम समझेंगे। फिर इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो हम अनुसूचित जातियों के लिए क्या क्या, मतलब राष्ट्रीय आयोग के रूप में जो अनुसूचित जातियों को संविधान में जगह दिया गया है, इनके मुख्य रूप से आप जान सकते हैं कि एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। कुल मिला के 5 सदस्य हम देख सकते हैं। तो हम ऐसे सामान्य आप जानते रहिए, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। किसमें? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग है उनके लिए। बाकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इनका नियुक्ति कैसे होता है, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, प्रसाद पर्यंत रहते हैं, इनका सेवा वेतन भत्ते सब राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। हम बहुत अच्छे से इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, अभी आप ये जाने कि हमको 0 से शुरू करना है, अभी हमको कुछ भी नहीं आता है, हमको अब केवल विषय को समझना है।
कि हमें विषय में कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं, क्या क्या दिया गया है, उसको हमको केवल समझना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। जब हमारी समझ शक्ति बढ़ जाएगी तो हम देखेंगे चीज़ों को हम समझ पाएंगे। तो अपनी समझ को विकसित करना है। तो अनुच्छेद 368 दोस्तों, अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा, ठीक, अनुच्छेद 368 करता है। और जो अनुच्छेद 338 का है दोस्तों, वह अनुसूचित जनजाति, जिस प्रकार से एससी के लिए व्यवस्था है उसी प्रकार से एसटी के लिए भी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इनमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति, अनुच्छेद 338 का अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है दोस्तों, व्यवस्था है। अनुच्छेद 338 ख है, ये क्या करता है दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बीसीज, बैकवर्ड क्लास, ठीक ना, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनकी बात करता है। जो राष्ट्रीय पिछड़ा, जो मतलब पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी बात करता है अनुच्छेद 338 ख। फिर दोस्तों आपको पता होगा 350 ख, जब हम राजभाषा पढ़ेंगे तो राजभाषा से भी संदर्भित है ये अनुच्छेद 350 ख। लेकिन हम चूंकि यहाँ एक प्रकार के राष्ट्रीय आयोग है तो हम राष्ट्रीय आयोग के रूप में इसको देख सकते हैं। तो जो राष्ट्रीय आयोग दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की प्रावधान किया गया है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, मतलब कि जो कम भाषा बोलते हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए कहा गया है कि उनके लिए एक विशेष अधिकारी की प्रावधान किया गया है, विशेष अधिकारी की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 350 ख जो है वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के रूप में व्यवस्था करता है। दोस्तों ये कुछ राष्ट्रीय आयोग थे जिनको संविधान में जगह दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और भाषाई अल्पसंख्यक। दोस्तों और भी कुछ आयोग हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, आपने नाम सुना होगा। ये सारे आयोग हैं लेकिन अभी इनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। तो अभी आप निश्चिंत रहिए, अभी हम सारे आयोगों को चर्चा करेंगे कि किन आयोगों को कब गठित किया गया, उनका वर्ष क्या है। कुछ देता है कि किस वर्ष में, जैसे मान लीजिए 1992 में क्या हुआ था, 1993 में क्या हुआ था, 1992 में किस आयोग का गठन किया गया था। इन सारे आयोग हम वर्षगत जानेंगे, ठीक। अभी हमको केवल जानना है राष्ट्रीय आयोग कौन है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और भाषाई अल्पसंख्यक। राष्ट्रीय आयोग तो बहुत सारे हैं लेकिन संविधान में जो दर्जा दिया गया है, अभी हम मुख्य रूप से बाकी अनुच्छेदों को जानेंगे। मुख्य रूप से इन 4 अनुच्छेदों को जानते रहेंगे। 338 338 क, 338 ख, 350 ख। 338 क ख जो है दोस्तों, इन एक तरह से ये भी जान लीजिए कि इनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, उन विषयों को लेकर चर्चाएं की जाती हैं। फिर दोस्तों आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, या जितने भी उच्च पदों के लिए जो चुनाव का आयोजन होता है, जो चुनाव को संपन्न कराता है, तो राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव को संपन्न कराने का जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन। तो भारत में के संविधान में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो दोस्तों, वह राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे राज्य चुनाव आयोग होता है और केंद्र स्तर पे दोस्तों क्या होता है, निर्वाचन आयोग होता है। तो केंद्र स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जो चुनाव का आयोजन होता है या जो चुनाव को संपन्न रहता है, यह एक प्रकार क्या दोस्तों है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह ऐसी संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी अपने पास रखती है। तो निष्पक्ष चुनाव हो, है ना दोस्तों, निष्पक्ष चुनाव हो, इस प्रकार से व्यवस्था हमारा भारतीय संविधान करता है निर्वाचन आयोग के रूप में। फिर दोस्तों आपको पता होगा कि हम लोगों ने पिछली बार चर्चा किया था, थोड़ा आज फिर से हम चर्चा कर दे रहे हैं आपसे। पहले भी इसको रोकते हैं, पहले आते हैं केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर। कुछ यूटीज हैं, ठीक। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में अभी हमने क्या देखा, राष्ट्रीय आयोग, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। अब हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश, हमने राज्य सरकार देखा था, केंद्र सरकार देखा था। आज हम देखेंगे केंद्र शासित सरकार कैसी होती है, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो केंद्र शासित जो प्रदेश है दोस्तों, इन पर जो केंद्र शासित, समझ में आ रहा है, जिस पर केंद्र का शासन हो, ऐसे प्रदेश जिन पर केंद्र के द्वारा प्रशासन किया जाए, शासन चलाया जाए, उन्हें क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों जो अनुच्छेद 239 है वह संघीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है, अर्थात जो संघ शासित प्रदेश हैं उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, संघीय क्षेत्र का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह उनकी बात करता है अनुच्छेद 239। ये किससे समझ, अगर आपसे कभी भी मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें कि 239 किससे संदर्भित है, तो आपको अनुभव हो जाना चाहिए कि 239 से लेकर 242 तक हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, 239 से 242 क्या पढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेश।
तो जितने भी अनुच्छेद आपको दिए होंगे 239, 40, 41 और 42, इन 4 अनुच्छेदों को आप याद रख लीजिए कि किससे संदर्भित है, ये संदर्भित है केंद्र शासित प्रदेश से। इन 4 अनुच्छेद के अलावा कोई भी अनुच्छेद अगर आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है या ऑप्शन दिया हुआ है, अगर वो यूटी से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेश संदर्भित है, तो आप क्या मारेंगे, इन चारों के अलावा 5वां नाम मार दीजिएगा। 239, 40, 41 और 42, ये 4 ही अनुच्छेद हैं 39 से 42 जो केंद्र शासित प्रदेश से संदर्भित हैं। तो 239 संघीय क्षेत्रों का प्रशासन व्यवस्था करता है। 239 का विधायिका अथवा मंत्रिपरिषद का सृजन। अब चूंकि उनके लिए भी क्या होगा, उनके लिए भी एक विधानसभा होता है, विधानसभा है, सभी राज्यों में नहीं है, कुछ ही मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में है, तो सभी जो जहाँ भी हैं उनके लिए एक विधायिका होती है, और विधायिका होगी तो सीधी सी बात है एक मंत्री परिषद भी होगा, एक डिप्टी गवर्नर भी होंगे, मतलब उपराज्यपाल जिसे कहते हैं या प्रशासक कहते हैं, दिल्ली में उपराज्यपाल या हम प्रशासक कह सकते हैं। ठीक, तो 239 का विधायिका अथवा मंत्री परिषद के सृजन संबंधी प्रावधान करता है। 239 डबल क या ए कह सकते हैं, यह दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान, मतलब आपको पता होगा दिल्ली से संबंधित जो विशेष प्रावधान है वो दिल्ली से संदर्भित है, मतलब दिल्ली के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है उससे संदर्भित है। हम जब पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। अब आपको केवल जाना है दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान करता है कौन, अनुच्छेद 239 क। 239 जो क है वह राष्ट्रपति शासन का लगना, मतलब कि अगर संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति क्या करता है, केंद्र शासित प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक दोस्तों, फिर जो 239 ख है वह प्रशासक द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक, आपने देखा होगा राज्य में राज्यपाल अपना अध्यादेश शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक ठीक वैसे ही जैसे कि संसद में आपको पता होगा कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक वैसे ही दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में 239 ख के अंतर्गत प्रशासक द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। चूंकि हम प्रशासक के लिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे राज्यपाल की शक्ति नहीं दी गई है, उपराज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल को एक तरीके से प्रशासक भी कहते हैं। फिर दोस्तों जो अनुच्छेद 240 है वह संघ को नियम बनाने की शक्ति देता है राष्ट्रपति को, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश संबंधी जो नियम कानून होंगे उसे बनाने की शक्ति जो है वह राष्ट्रपति को दी गई है। तो केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश के जो नियम है उनकी बनाने की शक्ति जो किसको दी गई है, राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। ठीक, अनुच्छेद 241 अनुच्छेद 240 नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। और तो अनुच्छेद 241 जो दोस्तों वो कहा है कि संघीय क्षेत्रों के लिए भी क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, मतलब कहा गया है कि जो संघीय क्षेत्र होंगे या संघ शासित प्रदेश होंगे उनका भी क्या होगा दोस्तों, एक हाई कोर्ट होगा या एक उच्च न्यायालय होगा। तो संघीय क्षेत्रों के लिए भी उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है या उच्च न्यायालय की प्रावधान किया गया है। तो हमने क्या देखा, 239 संघीय क्षेत्रों का प्रशासन, 239 का विधायिका अथवा मंत्री परिषद का सृजन, अनुच्छेद 239 क डबल क दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 239 ख राष्ट्रपति शासन लगाना या लगना, अनुच्छेद 239 ख प्रशासक द्वारा अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 240 नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति प्रदान की गई है संघ क्षेत्र संबंधित, और अनुच्छेद 241 संघीय क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय का व्यवस्था किया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई। फिर दोस्तों हम बात करते हैं हमारे यहाँ स्थानीय सरकार, जिस प्रकार से केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वैसे ही हमने त्रिस्तरीय सरकार को स्वीकार किया है। ठीक, विश्व में हम साथ ही ऐसे देश होंगे, भारत ऐसा देश होगा जो त्रिस्तरीय सरकार को मान्यता दिया है। तो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, ग्राम पंचायत आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब 11वीं अनुसूची और 12वीं से मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे चर्चा किया था 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, जबकि 12वीं अनुसूची नगर पंचायत की बात करता है। ग्राम पंचायत को 18 विषय दिए गए थे, अरे सॉरी है ना, 18 विषय 29 विषय दिए गए थे, जबकि नगर पंचायत को 18 विषय दिए गए थे जिसमें वो अपना शक्ति और कार्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो ग्राम पंचायत दोस्तों है, ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है उसे अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक में जगह दिया गया है, अर्थात अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है। ग्राम सभा के लिए व्यवस्थाएं क्या क्या होंगी, ठीक उनकी बात करता है। फिर जो नगर पंचायत दोस्तों है इसको 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, आपको पता होगा 73वें संवैधानिक संशोधन और इसको 74वें संवैधानिक संशोधन। तो अनुच्छेद 243 पी, चूंकि यहाँ ओ तक क्या है पंचायती है, तो पी से क्या शुरू होगा दोस्तों, नगर पंचायत। तो अनुच्छेद 243 पी से लेके अनुच्छेद 243 जेड जी,
ZG तक क्या है दोस्तों, नगर निगम है। अब चूंकि ZG तक नगर निगम है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कुछ सहकारी समितियां हैं जिनको जगह दी गई है। तो 243 अनुच्छेद 243 ZH, चूंकि ZG यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ क्या है, ZH है, क्वेश्चन करके पूछ लेता है आपसे। तो अनुच्छेद 243 ZH से लेके अनुच्छेद 243 ZT तक सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया, बोर्ड वगैरह के जो गठन वगैरह होता है, ठीक है, उनकी हम चर्चा करेंगे अभी। तो 243 से 243 हो पंचायती राज, पी से मेरा नाम क्या है, ओम प्रकाश पांडे है, OP हमको याद रख लीजिए कि O पर समाप्त होता है पंचायती राज और P से शुरू होता है नगर निगम। मतलब गांव से मैं चला और शहर पहुंच गया, तो गांव और शहर बीच एक शब्द आता है OP। तो 243 से 243 पंचायती राज व्यवस्था और 243 P से लेके 243 ZG। मेरे नाम को याद रखोगे, आपको याद रहेगा OP। तो 243 से 243 O पंचायती राज और 243 P से 243 ZG क्या जी, नगर निगम, ठीक। और 243 ZS से लेके 243 ZT तक क्या है दोस्तों, आपका क्या है, सहकारी समितियां। HT PG OPG HT याद रखेंगे, भूलेगा नहीं, बाकी इसमें Z रहेगा ही। फिर दोस्तों बात करते हैं कुछ राज्य हैं, अभी हम बात करेंगे उनकी। अभी हम चर्चा करते हैं अनुसूचित एवं क्षेत्र की। दोस्तों आपको पता होगा अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 की। अनुसूची 5 क्या कहता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है, किसको छोड़कर, 4 राज्यों को छोड़कर, मम्मट MMAT, मतलब किसको, मिजोरम मेघालय असम त्रिपुरा, इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी जितने भी मतलब कि अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र है उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जबकि अनुसूचित 6 में क्या कहा गया दोस्तों, इन 4 राज्यों के लिए, स्पेशली इन 4 राज्यों को लेकर जिनको हमने छोड़ा है 5 अनुसूची में, उसी को अनुसूचित 6 में अनुसूचित क्या है, जनजातीय क्षेत्रों के लिए मम्मट का हम प्रयोग करते हैं MMAT, मिजोरम मेघालय असम त्रिपुरा, इन चारों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। इनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए इस संबंधित बात करता है। तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 244 की में व्यवस्था की गई है, मतलब अनुच्छेद 244 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के लिए व्यवस्था करता है, ठीक दोस्तों। इनको कैसे, मतलब जो हमारे यहाँ जो सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था चल रहा है, इनके यहाँ भी किसी प्रकार से कि सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया तरीके चल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, उन प्रयासों के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, कि इनको भी किस तरीके से मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो मुख्य धारा जोड़ने संबंधी जो प्रावधान है, अर्थात जैसे सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था जो हमारे यहाँ वैसे उनके यहाँ भी कैसे हो, उनके क्षेत्र के लिए कैसे हो, इनकी व्यवस्था 244 में की गई है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, राजभाषा की, ठीक। अभी तक हमारा कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा ही है, राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है, चूंकि बहुभाषी है, बहुत जगह भी हिंदी बोला जाता है, ऐसा हम मानते हैं। अनुच्छेद 343 जो है वह संघ की एक राजभाषा होगी, ठीक। संघ के लिए मतलब संघ के संदर्भ में राजभाषा की व्यवस्था करता है। तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा संदर्भित है। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय आयोग या समिति का गठन, मतलब राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समितियों का गठन किस तरीके से हुआ है उनकी चर्चा करता है 344। संसदीय आयोग एवं समिति आपको याद रखना चाहिए, राजभाषा संदर्भ में आपको याद हो जाएगा। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या भाषा, मतलब कोई भी राज्य होगा उनका अपना कोई राज्य भाषा होगा, उनकी अपनी कोई भाषा, मतलब उनका कोई राजभाषा या राजभाषा होगा, उसकी चर्चा करता है। तो अनुच्छेद 345 राज्य के लिए राजभाषा संबंधी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 346 बहुत इंपॉर्टेंट है, संवाद के लिए राजभाषा, मतलब से एक राज्य दूसरे राज्य से जिस भाषा में चाहे अपने सामान्य भाषा लोकल भाषा में संवाद कर सकते हैं, ठीक। तो या संघ और राज्य के बीच या राज्य के बीच अगर किसी प्रकार का संवाद होता है तो अपने संदर्भित भाषा को चुनने का अधिकार उनको होता है। तो संवाद के लिए जो भाषा है वो 346 में दिया गया है। फिर दोस्तों अनुच्छेद 347 राज्य जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोला जाने वाला भाषा, जैसे कभी कभी क्या होता है अनुच्छेद 347 में कहा गया है जैसे मान लो कोई राज्य है और राज्य में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या में एक समूह होता है और मतलब राज्य की किसी जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोला गया जो भाषा होगा उसे हम बोलते हैं क्या, अनुच्छेद 347। अर्थात अनुच्छेद 347 राज्य जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोला जाने वाले भाषा जो होगा उनकी व्यवस्था करता है। फिर दोस्तों जो अनुच्छेद 348 से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से याद कर लीजिए, भूलना ही नहीं है आपको, क्योंकि जो अनुच्छेद 348 है वह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट
हाई कोर्ट, अधिनियम या विधेयक में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होगी उससे संदर्भित प्रावधान किया गया है। क्या दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, विधेयक और क्या हो सकता है आपका? अधिनियम। अर्थात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक्ट और बिल में जो भाषा प्रयोग की जाती है वह किससे संदर्भित है? अनुच्छेद 348। अर्थात अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक्ट और बिल से संबंधित जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उनसे संदर्भित प्रावधान किया गया है। वो किन भाषा का प्रयोग करेंगे? फिर दोस्तों अनुच्छेद 349 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 349 जो दोस्तों वह भाषा नियम के लिए विशेष प्रक्रिया है। मतलब भाषा संबंधित क्या क्या नियम या क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उनसे संदर्भित प्रावधान 349 में किया गया है। तो भाषा संदर्भित नियम के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया अपनाया जाएगा। फिर अनुच्छेद 350 की बात करते हैं। अनुच्छेद 350 कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो शिकायत करना मतलब शिकायत निवारण में, जैसे शिकायत के लिए आप जा रहे हैं तो आपको अपने भाषा में या अपने शिकायत करने में, शिकायत निवारण के लिए आपके लिए जो प्रयुक्त भाषा होगा उसकी बात करता है। तो शिकायत निवारण में जो प्रयुक्त भाषा का प्रयोग किया जाएगा उनसे संदर्भित प्रावधान अनुच्छेद 350 में किया गया शिकायतकर्ता के लिए। फिर अनुच्छेद 350A बी हमने देख लिया था। 350B क्या है दोस्तों? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान 350 ख है। और जो 350 अ है वह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण देना। मतलब जैसे प्राथमिक स्तर पे जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें मतलब कि किसी व्यक्ति को अगर हम शिक्षा दे रहे हैं तो उन्हें मातृभाषा में शिक्षा दें, मतलब अन्य भाषाओं में भी दें लेकिन मातृभाषा में शिक्षण देने का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 350 ये कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण देने संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 351 जो है दोस्तों वह कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ दिशा निर्देश या निर्देश दिए जाते हैं। मतलब हिंदी भाषा का विकास कैसे हो, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उससे संदर्भित निर्देश संबंधी प्रावधान हमारे अनुच्छेद 351 में दिया गया है। तो दोस्तों क्या थे? कुछ राजभाषा संबंधित अनुच्छेद थे। 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 350A, 351 ये कुछ संबंधित, इससे बाहर राजभाषा से संदर्भित प्रावधान आपको देखने को, तुलना इनकी होगी। जब बहुत बड़े एग्जाम हुआ बैठेंगे तो इन अनुच्छेदों की तुलना अन्य प्रावधानों से किया जाता है, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है। आपको कितना मतलब है कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है, उससे संदर्भित क्या क्या प्रावधान किए गए हमारे संविधान में। बाकी इन डिटेल हम आपसे चर्चा करेंगे, कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं, कौन कौन से आयोग बनाए गए हैं, किनके गठन पे राजभाषा का प्रावधान बनाया गया, उन पर हम चर्चा करेंगे भाग 17 जब देखेंगे तब। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन की। आपात उपबंध, जो आपात उपबंध है उसमें क्या क्या कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं, आइए उनकी बात करते हैं। जो अनुच्छेद 352 है दोस्तों वह राष्ट्रीय आपात की बात करता है। राष्ट्रीय आपात मतलब होता है आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कब की जाती है? जैसे युद्ध चल रहा हो, युद्ध की स्थिति में, या फिर बाह्य आक्रमण, या फिर सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक विद्रोह से बोलते हैं हम। तो आपात, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय आपात जिसको बोलते हैं हम। और राष्ट्रीय आपात को मुख्य रूप से युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के रूप में मतलब के द्वारा लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 352। 353 जो है दोस्तों वो कहता है आपातकाल लागू होने के प्रभाव। मतलब जब आपातकाल लागू होगा तो उनका प्रभाव कब से होगा राष्ट्र स्तर पे, उसकी बात करता है कि राष्ट्र आपातकाल लागू होने के प्रभाव क्या क्या देखने को मिलेंगे अनुच्छेद 353। फिर अनुच्छेद 355 जो दोस्तों वह सुरक्षा संबंधी संघ के कर्तव्य बताता है। मतलब राज्य से बाहर आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा क्या क्या प्रदान करेगा, उसके संघ के कर्तव्य क्या होंगे कि वह राज्य को सुरक्षा प्रदान करे। मतलब राज्य से बाहर के अगर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो राज्य को सुरक्षा देने संबंधी संघ के कर्तव्य होंगे, उससे संबंधित प्रावधान किया गया अनुच्छेद 355 में। फिर अनुच्छेद 356 आपको पता होगा राष्ट्रपति शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। राज्य शासन शक्ति दोस्तों ये होता है जिससे मान लीजिए कोई राज्य है या संघीय प्रदेश है, वहां पे संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, मतलब संविधान के अनुरूप कोई कार्य नहीं कर रहा है और संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 357 जो दोस्तों वह अनुच्छेद 356 में, मतलब अनुच्छेद 356 के लिए विधायी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर 356 लागू है तो 357 के अंतर्गत हम विधायी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 358 दोस्तों, अनुच्छेद 19 जो आप पढ़ते हैं, अनुच्छेद 19 के स्थगन संबंधी प्रावधान किया गया है। जो जैसे ही मतलब जो अनुच्छेद 19 है उनका जब राष्ट्रीय आपात या कोई भी आपातकालीन की घोषणा की जाती है तो जो 19 है वह स्थगित
कर दी जाती है। जो अनुच्छेद 359 दोस्तों वह भाग 3 पर लागू या स्थगन करना, मतलब कि जैसे मान लो अनुच्छेद 359 ये कहता है कि हमारे राष्ट्रीय आपात या फिर राष्ट्रीय शासन जो भी लगाया गया है, उस स्थिति में कि जो भाग 3 है वह लागू रहेगा कि उनका स्थगन हो जाएगा, उनसे संबंधित प्रावधान इसमें किया गया है। जो अनुच्छेद 360 है वह वित्तीय आपात की बात करता है। 3 बार राष्ट्रीय आपात आपका लगाया गया है दोस्तों, 62, 71 और 75। जबकि राष्ट्रीय शासन तो कभी भी लगाया सकता है, कभी भी मतलब जब भी संवैधानिक तंत्र विफल पाया जाएगा किसी भी राज्य या किसी प्रदेश में, वहां पे राज्य शासन लगाया जा सकता है। तो राज्य शासन सबसे ज्यादा बार आप दिखा सकते हो उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। ठीक, तो राज्य शासन, तो ये कुछ थे इमरजेंसी प्रोविजन संदर्भित कुछ प्रावधान। फिर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपको पता होगा कि अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब आप देखते हैं जितने भी संशोधन आपको देखने को मिलते हैं भारत के संविधान में कि 300 का जोड़ा गया, ये जोड़ा गया, 42वां में हुआ, 43वां में हुआ, पहले में हुआ, दूसरे में हुआ, जितने भी संशोधन आप देखने को मिलते हैं वे सारे के सारे संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए हैं। जितने भी भारतीय संविधान के चाहे भाग हो, चाहे अनुसूची हो, चाहे अनुच्छेद हो, जितने भी परिवर्तन और आपको संशोधन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ये परिवर्तन और संशोधन अनुच्छेद 368 का ही क्या है, हिस्सा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 368 के द्वारा हम भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन या परिवर्तन कर सकते हैं अगर उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात उसके मूल ढांचे में बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए हम संशोधन और विधि या कानून बना सकते हैं अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके। फिर दोस्तों एक छोटा सा बचता है, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। वे कुछ 12 राज्य ऐसे हैं भारत में जिनको अनुच्छेद 371 से लेकर अनुच्छेद 371 झ, ठीक, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जैसे कि महाराष्ट्र का हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आपको जानना है कि कुछ राज्य अर्थात कुल 12 राज्य हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया है अनुच्छेद 371 से लेकर 371 झ। इससे पहले दोस्तों अनुच्छेद 370 आपको पता होगा जम्मू कश्मीर संदर्भित था, जो विशेष प्रावधान दिया गया जिसको अभी हटा दिया 35A और 370 को रिमूव कर दिया गया। तो अनुच्छेद 370 अब खत्म हो गया, दर्जा उसका हटा दिया गया, अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लद्दाख और आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कुछ अनुच्छेद थे जो हमारे भारत के संविधान में क्या है, निहित हैं। हम लोगों ने 395 अनुच्छेदों को 3 भागों में देखने का प्रयास किया। प्रारंभ हमने देखा था कुछ अनुच्छेदों को, फिर हमने सेकंड में कुछ अनुच्छेदों को देखा और फिर हमने थर्ड में कुछ अनुच्छेदों को देखा। इस प्रकार हमने देखा कि ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। दोस्तों क्लासेस अब हमारी चलती रहेंगी आफ्टर ऑल, जब कोई बहुत सी क्लासेस हो जाएंगी तो एक दिन मैं क्या करूंगा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे, तो मैं अनुच्छेद भाग 4 लेकर आऊंगा। उस अनुच्छेद भाग 4 में केवल जो हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 में मैंने अनुच्छेदों की चर्चा की है, उनमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, मैं उन्हीं अनुच्छेदों को आपके सामने लेकर आऊंगा। फिलहाल अभी के लिए आपको इतने ही अनुच्छेदों को पढ़ना है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 जो दिया गया है। उसके बाद हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हमारा आएगा वो आएगा भारतीय संविधान का संशोधन। फिर हम संशोधन पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से संवैधानिक संशोधन है, ठीक है, भारत के कौन कौन सी जो अनुच्छेद देख रहे हैं, जो भाग देखे, जो अनुसूची देखे, इनमें क्या क्या संशोधन किया गया है और कैसे हुआ है, उन सारे संशोधनों को हम समझने का के बारे में सोचेंगे और चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको मेरी बातें, मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो भी विषय है अगर आपको समझ में आ रहा है, दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक उसको पहुंचाने का प्रयास करिए जिससे सबको इसका लाभ मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।